आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को जगह दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ दो मंत्रियों को प्रमोशन देकर सरकार ने बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। जनभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने 8 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। योगी सरकार के इस विस्तार को 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और संगठन की पसंद, तीनों को साधने की कोशिश साफ दिखाई दी। सरकार ने जहां पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया, तो वहीं सहयोगी दलों और सामाजिक समीकरणों को भी साधने का संदेश दिया गया। साथ ही दो मंत्रियों को प्रमोशन देकर उनके बढ़ते राजनीतिक कद पर भी मुहर लगाई गई। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार है या फिर 2027 की चुनावी बिसात बिछाने की शुरुआत है। फिलहाल इसी खबर को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनूप दुबे जी। अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज मिल रही है। अनूप जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि योगी सरकार 3.0 के इस मंत्रिमंडल विस्तार को सिर्फ एक सामान्य विस्तार माना जाए या फिर इसे सीधे 2027 के चुनावी रोड मैप से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए प्रशिष्टि, निश्चित रूप से विस्तार की चर्चा आज नहीं कई महीनों से चल रही थी। जी। कभी हो रहा था कि बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यहाँ विस्तार होना है, कभी हुआ कि बंगाल के चुनाव के बाद होगा, कभी हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उनके साथ समीकरण बैठा के समीकरण पर संगठन और सरकार के बीच बात होगी, उसके बाद विचार किया जाएगा कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले सरकार और संगठन में समन्वय बनाना होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज गया था। अब ये था कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना जरूरी था, क्योंकि उसमें कई सारे जो समाजवादी पार्टी के बागी चेहरे आए थे, उन्हें भी खुश करना था, उन्हें भी जगह देनी थी। तो अब मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2027 को मद्देनजर रखते हुए प्रशिष्टि ये विस्तार किया है। और इस विस्तार में सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो भी बागी चेहरे रहे उनमें से केवल एक को जगह मिली है, मनोज कुमार पांडे को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि केवल जैसे अभय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में, पूजा पाल का नाम चल रहा था, अभय सिंह का नाम चल रहा था, और जो भी भारतीय जनता पार्टी में बागी चेहरे समाजवादी पार्टी से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे क्रॉस वोटिंग के समय, राज्यसभा की जो चल रहा था क्रॉस वोटिंग के समय वो लोग आए थे। तो अब आप ये देखिए कि केवल मनोज पांडे को जगह मिली है। भूपेन्द्र चौधरी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व में भी मंत्री रह चुके थे योगी मंत्रिमंडल में, आज फिर उन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और वहीं कहीं ना कहीं कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश सिंह राजपूत और अजीत पाल, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक संगठन और सरकार में समन्वय बनाने की कोशिश की गई है। और अब ये देखना होगा कि बाकी के 9 महीने अब बचे हैं चुनाव में, तो 9 महीनों में ये लोग अपने विभाग में क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, कितने चैलेंजेस हैं। प्रशिष्टि, अनूप जी, एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है योगी का, इसमें नए चेहरे, प्रमोशन और क्षेत्रीय संतुलन, इन सब के जरिए आखिर बीजेपी जो है वो सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश आखिरकार क्या देने की कोशिश कर रही है? देखिए इसमें साफ साफ संदेश यही है कि कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव है उसे मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाना चाहेगी, तो कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि अगर आपको बता दें कि ये लिस्ट जो फाइनल हुई है दिल्ली से फाइनल हुई है, इसमें साफ तरीके से चाहे मीडिया के लोग कुछ भी कहें, चाहे हम न्यूज़ 7 के मंच से ये साफ कर दें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली 2 लोगों की चली है। इसमें किसी भी तरीके का, हाँ निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह ली गई होगी, मगर ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया गया है, अब ये क्या कुछ कमाल कर पाएंगे। क्योंकि जब मंत्री बनते हैं, पहले तो ये विधायक थे तो इनको अपने विधानसभा की जिम्मेदारी थी,
अब मंत्री बन गए होंगे तो निश्चित अन्य और विधानसभाओं की जिम्मेदारी दे दी जाएगी इनको। और कहीं ना कहीं सरकार में जब मंत्री बन रहे हैं तो इनके विभाग के लिए भी चैलेंजेस होंगे कि जो विभाग इनको मिलेगा उस विभाग में 9 महीने में बहुत सारा काम करना होगा। तो ये देखिए जो मंत्री बनाए गए हैं 9 महीना बहुत कम समय होता है प्रशिष्टि, क्योंकि चुनाव है, अभी 9 महीने बाद आचार संहिता लग जाती है, विभाग में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है, केवल आप मंत्री पद लेकर ही आप अपने चुनावी क्षेत्र में घूम सकते हैं और सारी जनता के जो काम होते हैं करने होते हैं। तो ये देखिए कि एक बड़ा चैलेंज है, ये 1.5-2 साल से हो रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार, और लगभग 1 साल से, और किस्ते किस्ते जब बाकी चुनाव का 9 महीना बचा तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मंत्री अपने विभाग में क्या कुछ कर पाते हैं और जो इनके सामने चैलेंज होंगे उस चैलेंज को कैसे निपटाते हैं। हालांकि 2027 का चुनाव ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये विस्तार होना जरूरी था और संगठन सरकार के लिए, और ये विस्तार हुआ। ठीक है अनुज जी, 8 मंत्रियों ने शपथ ली है और कहा जा रहा है, ये भी कहा गया है कि 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जो चर्चा है किन चेहरों और किन राजनीतिक समीकरणों की हो रही है? देखिए सबसे ज्यादा चर्चा आज मनोज पांडे रहेंगे, क्योंकि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से अभी भी विधायक है। आप ये देखिए कि उनको समाजवादी पार्टी ने अगर निष्कासित कर दिया होता तो वहां चुनाव हो गया होता, मगर किसी अन्य दल के पार्टी में वो भी क्रॉस वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आए थे। तो और चर्चा इसलिए भी है कि इनके साथ और अन्य लोग आए थे, जैसे पूजा पाल आई थी, अभय सिंह आए थे, और रायबरेली से ही राकेश सिंह वो भी आए थे। तो इन लोगों को भी नाम चर्चा में थी कि जो समाजवादी पार्टी से छूट के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ के जो आए हैं उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। मगर केवल और केवल मनोज पांडे को, तो मनोज पांडे देखिए ये भी हो सकता है एक ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण गणित में वो फिट बैठ पा रहे हो, ब्राह्मण को लेकर जो एक भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के लोगों ने नैरेटिव सेट किया कि ब्राह्मण नाखुश है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पांडे को जगह दिया हो कि कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणों को साधने में आने वाले चुनाव 2027 में काम करेंगे। वहीं पश्चिम से अगर बात की जाए तो पश्चिम में मजबूत चेहरा भूपेंद्र चौधरी का माना जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पिछली सरकार में इनके पास भारी भरकम विभाग भी था, पिछली बार जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले। तो भूपेंद्र चौधरी संगठन और सरकार दोनों को समझते हैं, तो निश्चित रूप में माना जाए कि 2027 में भूपेंद्र चौधरी के लिए भी एक चैलेंज भी है, और वो कहीं ना कहीं भाजपा के पश्चिम से बड़े चेहरे माने जाते हैं। तो ये मान के चलिए प्रशिष्टि मनोज पांडे, भूपेंद्र चौधरी का जगह पहले से भी तय था कि वो मंत्री ही बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष के बाद प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो है 2027 चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है, इसके संबंध में तो आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो पश्चिमी यूपी को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की चर्चा भी आई है, तो क्या इसका भी सीधा संबंध 2027 चुनाव से जोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अब जो भी काम देखिए भाजपा ही नहीं, जो भी पार्टियां अब काम करेंगी 2027 के लिए करेंगी जी। जो भी रणनीति बनाएंगी वो 2027 के लिए बनाएंगी। तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये जो विस्तार हुआ है ये 27 को देखते हुए हुआ है। अब देखिए ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे आते हैं, रायबरेली से 2 विधायक हो गए, दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे। संगठन को और सरकार को मनोज पांडे को अपने पाले में रखना ही था, क्योंकि भाई उन्होंने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के में आए थे, और पता चलता अगर मंत्री भी न बनते तो वो कहां जाते। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो एक नैरेटिव सेट किया गया था कि कहीं भाजपा से ब्राह्मण नाराज हो रहा है, तो उन्होंने मनोज पांडे को जगह भी दे दिया। तो भाजपा में एक ये भी चर्चा हो गई कि भाई देखो वो एक लिस्ट बन सकती है कि इतने ब्राह्मण चेहरे हमारे मंत्री हैं, चाहे वो ब्रिजेश पाठक हो, मनोज पांडे हो, और कई सारे लोग हैं जो जब लिस्ट निकालेगी तो भाजपा कह सकती है कि भाई देखो इतने ब्राह्मण चेहरों को। पश्चिम की अगर बात आती है, पश्चिम के कार्यकर्ताओं के लिए भाई पश्चिम एक बड़ा बेल्ट है, लगभग मान के चलिए कि 80 से 120 के बीच में विधायक आते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी हैं, तोमर हैं, अन्य और लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने, देखिए इन जितने लोग बनाए गए हैं इनका अपनी जनता में, अपने कार्यकर्ताओं में एक जनाधार। इन सबको जब देखिए 1.5 साल से लिस्ट बन रही थी और कयास लगाए जा रहे थे ये बनेंगे वो बनेंगे,
और उसमें 8 लोगों को मंत्री बनाया जाता है, तो आप सोचिए कि कितना इस पे विचार किया गया होगा और किस तरीके से निर्णय लिया होगा। क्योंकि इस निर्णय में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पार्टी का भी निर्णय रहा है जी। और उसके बाद सरकार का निर्णय रहा है, तब जाके ये 8 मंत्री बन पाए हैं प्रतिष्ठित। तो अनूप जी, क्या ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने सब विस्तार के जरिए संगठन, जाति समीकरण और चुनावी रणनीति तीनों को एक साथ साधने की कोशिश की है? बिल्कुल बिल्कुल यही सही है जो आप कह रही है कि तीनों समीकरणों को एक साथ साधने की इन्होंने कोशिश किया है और ये कहीं भी एक भी चूक नहीं करना चाहेंगे जहां इनसे कहीं कोई गलती हो जाए। 2027 में ये हैट्रिक लगाने के लिए हर वो काम करेंगे, चाहे वो कार्यकर्ता को खुश करना हो, वोटर को खुश करना हो, या जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं कारणों बस अगर वो नाखुश हो तो उन्हें भी मनाने की पार्टी काम करेगी और सरकार भी काम करेगी। देखिए ना, अभी 2 दिन पहले एक निर्णय आया है कि अब शासन में बैठे जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। भाई ये तो पहले से था, मगर बचे 9 महीने चुनाव में ये एक जियो जारी किया जाता है कि सम्मान करना है, तो निश्चित रूप में ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस बात को संगठन को और सरकार को भी पता है कि कुछ कार्यकर्ता हमारे नाराज हैं और निश्चित रूप में उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें नाखुश नहीं करना है और खुश करना है। उन्हें यह भी पता है कि कुछ जनप्रतिनिधि भी उनसे नाराज हैं सरकार से, पर वो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि वो सरकार मैनेज करने का काम कर रही है। और इस 8 जो मंत्री बनाए गए, जो विस्तार हुआ है, इससे साफ संदेश है कि 9 महीने में आपको विभाग का भी काम करना है, आपको अपने क्षेत्र में भी काम करना है, कार्यकर्ता और जनता सबको खुश करके 2027 में हैट्रिक लगाने में आपको योगदान करना है। ठीक है अनूप जी, आपने अभी कहा कि ये राजनीतिक संतुलन साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, तो आज के मंत्रिमंडल विस्तार में क्या सिर्फ राजनीतिक संतुलन साधा गया है या फिर परफॉर्मेंस के आधार पर भी चेहरों को चुना गया है? नहीं, निश्चित रूप में परफॉर्मेंस भी रहा है। देखिए, अगर कुछ नाम हम आपको दे, एक नाम अगर उसको देखा जाए तो सुरेंद्र दिलेर, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल, ये आज से नहीं। और एक नाम बनारस के क्षेत्र से मैं शायद भूल रहा हूं आपको बताऊं कि हंसराज विश्वकर्मा जी, ये पार्टी के ये 3-4 नेता ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि दूसरी बार भूपेंद्र चौधरी ने शपथ लिया है, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में भी मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें तो अपना अनुभव है काम करने का। मगर ये जो आए हैं प्रशिक्षी, ये जो 3-4 नाम मैंने आपको बताया है, ये लोग काफी जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कोई इसमें पहली बार विधायक बन के आया है, कोई दूसरी बार विधायक है, कोई एमएलसी है, मगर वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे जाके काम कर रहे थे और काम करने के आधार पे भी उन्हें मंत्री। देखिए, ये जो 8 मंत्री बनाए गए, ऐसा नहीं कि केवल ये लिस्ट फाइनल कर दी गई और दे दिया गया राज्यपाल महोदया को और राजभवन में बुला लिया गया। इसमें कहीं ना कहीं सारे जो समीकरण में फिट पाए गए हैं। मैं यही तो पहले कह रहा हूं, क्यों भाई पूजा पाल नहीं बनी, अभय सिंह क्यों नहीं बने, जो समाजवादी पार्टी से छोड़ के लोग आए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि कहां कौन से स्क्रू को टाइट करना है, ये भारतीय जनता पार्टी को पता था। और ये पिछली बार आप देखिए कि ये आज से नहीं, पिछले 15 दिनों से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक को पहले दिल्ली बुलाया गया, फिर उसके बाद पंकज चौधरी को दिल्ली बुलाया गया, फिर उसके बाद लास्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया। उसके बाद दिल्ली बुला के वहां सारे बात जो भी फाइनल हुआ, उसके बाद संगठन के लोगों को बुलाया गया, संगठन मंत्री को बुलाया गया और बड़े भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरों को दिल्ली बुला के बातचीत करके तब ये 8 लोगों का फाइनल हुआ है। ऐसा नहीं कि ये आज फाइनल हो गया है, 10 दिन पहले से चल रहा था कि ये 8 मंत्री बनेंगे। इन 8 को भी नहीं पता था कि हम मंत्रिमंडल में आएंगे कि नहीं आएंगे। केवल भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को छोड़ दिया जाए तो 6 को नहीं पता था कि वो कल शाम तक कि वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है अनूप जी, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। जो विपक्ष है वो लगातार इसे चुनावी गणित भी बता रहा है, तो जमीनी स्तर पर जनता इस विस्तार को कैसे देख रही है? देखिए, जनता को निश्चित रूप में अब इन 9 महीनों में लगेगा कि कुछ काम, मगर विपक्ष की अगर बात करी जाए तो विस्तार एक हर सरकारें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की रही हो या भाजपा की रही हो, उनका अपना वो गणित होता है, वो अपनी रणनीति होती है कि अपने कैबिनेट का कितनी बार वो विस्तार करते हैं और ये विस्तार होता ही रहता है।
आप किसी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उसमें भी विस्तार हुआ, कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उसमें विस्तार हुआ, राजनाथ जी की सरकार में विस्तार हुआ। तो विस्तार एक कार्य प्रणाली को देखते हुए जब सरकार को लगता है तब वो अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करते हैं। विस्तार को लेकर विपक्ष निश्चित रूप में क्या कुछ कह रहा है, हम जर्नलिस्ट नहीं कुछ कह सकते, मगर ये संगठन और सरकार का काम है। मेरा मानना यह है कि विस्तार चाहे जितनी बार हो, चाहे जितने मंत्री हो, मगर प्रदेश में विकास होना चाहिए। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर योगी सरकार 3.0 के इस मंत्रिमंडल विस्तार ने कई राजनीतिक संदेश एक साथ देने की कोशिश की। एक तरफ नए चेहरों को मौका देकर संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने का प्रयास दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ दो मंत्रियों को प्रमोशन देकर यह संकेत दिया गया कि सरकार प्रदर्शन और अनुभव दोनों को महत्व दे रही। इस विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण, आने वाले चुनावों की रणनीति की झलक साफ दिखाई दी। खास तौर पर पश्चिमी यूपी, पिछड़े वर्ग और कुछ अहम राजनीतिक इलाकों को साधने की कोशिश जो है वो चर्चा का केंद्र रही। फिलहाल अब नई जिम्मेदारियों के साथ मंत्री मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन असली चुनौती सिर्फ शपथ लेने तक सीमित नहीं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, विभागों में बेहतर काम दिखाना, सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना सबसे बड़ी परीक्षा होगी। विपक्ष पहले इस विस्तार को चुनावी गणित बता रहा है। ऐसे में सरकार पर दबाव भी रहेगा कि वह राजनीतिक संदेश के साथ साथ प्रशासनिक प्रदर्शन भी मजबूत करके दिखाए। फिलहाल योगी कैबिनेट 3.0 की नई तस्वीर सामने आ चुकी और अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी होगी कि क्या ये नए चेहरे सरकार की रफ्तार को और तेज करेंगे या फिर आने वाले दिनों में सियासत के नए समीकरण और नई चुनौतियां सामने आएंगी। लेकिन इतना तय है कि आज का ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ शपथ ग्रहण तक सीमित नहीं, बल्कि 2027 की राजनीति, सत्ता के समीकरण और बीजेपी के भविष्य की रणनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं,